नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो बजट 2026 में आपका बेहद स्वागत है। जैसे जैसे 1 फरवरी की जो तारीख है ना 2026 की करीब आ रही है, देश के करोड़ों घरों की जो होम मिनिस्टर है यानी महिलाएं हैं, उनकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी हैं, बढ़ने लगी हैं, सोचने लगी हैं, विचारने लगी हैं कि इस बार बजट के पिटारा में उनके लिए क्या कुछ निकलेगा। हर साल की तरह इस साल भी उनकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जा टिकी हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। सीतारमण लगातार 9वीं बार अपना बजट जो है वो पेश करने जा रही हैं और इस बार तो पहली बार संडे के दिन यानी रविवार के दिन बजट पेश होगा, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक अपने आप में ही रिकॉर्ड बनने जा रहा है। हर बार की तरह जनता उम्मीदों के साथ बजट का इंतजार कर रही है। महिलाओं के लिए बजट का सबसे बड़ा मतलब रसोई के सामान की कीमतों से होता है। पिछले कुछ वक्त में महंगाई काफी बढ़ी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार की तरफ से राहतें भी देने की कोशिश की गई है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस महंगाई बढ़ने की वजह से महिलाओं की रसोई का बजट जो है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो उज्ज्वला योजना की अगर बात करें तो करोड़ों महिलाओं के चूल्हे का धुआं कम तो किया, लेकिन सिलेंडर की रिफिलिंग की बढ़ती कीमतों ने माथे पर चिंता की जो लकीरें खींच दी हैं। सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। हालांकि सरकार ने बजट 2025-26 में महिलाओं की उम्मीद के मुताबिक कोई ऐलान नहीं किया था। तो अब देखना होगा कि इस बार महंगाई की आंच कम होगी या रसोई का बजट और ज्यादा झुलसाएगा। इस बजट में सरकार के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, इस बार के बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होने वाला है। जो बजट आने वाला है उसमें सरकार हम लोग के लिए थोड़ा सा देखे, हम सबकी महिलाओं के लिए एक स्पेशल कुछ करे, ताकि जो लेडीज कुछ कार्य से, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो घर से निकल नहीं सकते, ऐसा कुछ प्रोग्राम आए, एनजीओ आए या ऐसा कोई प्लान आए जिसमें औरतें घर बैठे ही, वुमेन्स घर बैठे ही उस चीज को सुचारू रूप से करें। बट हम सरकार से ये चाहेंगे अभी जो बजट आए तो वो हाउसवाइफ को देख के किया जाए, ताकि हमारे पास क्वालिफिकेशन है बट हमारे पास समय नहीं है कि हम घर से बाहर जा पाए। सफर कर रहा है वो मिडिल क्लास पीपल ही सबसे ज्यादा सफर कर रहा है और टैक्स भी सबसे ज्यादा हमें पे करना पड़ रहा है। तो प्लीज सरकार से ये निवेदन है कि एक हाउसवाइफ के लिए सोचा जाए कि हम क्या और अपना आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत कर सके, और दूसरा मिडिल क्लास फैमिली को भी हर चीज में सपोर्ट मिल सके। ये हमारे बजट से सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम ये है कि इनकम टैक्स में हम लोगों को, मिडिल क्लास फैमिली को कोई छूट ही नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले में भी उन्होंने डाला था तो वो 12 लाख तक ही उन्होंने डाला था। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हमेशा सफ़र किए हैं, तो इनकम टैक्स में ज़रूर हम लोग को छूट मिलनी चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो महंगाई हो रही है तो वो तो इतना मिडिल क्लास फैमिली को भी चलाना बहुत मुश्किल होता है। हमारा तो एक लिमिटेड अमाउंट ही आता है, तो उसमें अगर हम नहीं मैनेज कर पाएंगे तो फिर हम अपना जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। प्लस सरकार को थोड़ा सा हम लोग को, जैसे एफडी वगैरह इस पे जो रेट्स होते हैं आजकल, वो भी थोड़े से हम लोग के लिए, स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए थोड़ा सा कुछ उसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं। तो जो है तो कम से कम उसमें हमको कुछ तो रिबेट मिले, कुछ एक्स्ट्रा मिले, कि हम अपना हाउस होल्ड, और जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, इस पे हम कहीं से उसको मैनेज कर पाएँ, और प्लस थोड़ा सा वो हेल्प करें कि वो उसके दाम भी कम कर पाएँ, क्योंकि इससे बहुत लोड पड़ जाता है हाउसवाइफ। ने तमाम महिलाओं की बात सुनी और महिलाओं की बात सुनकर एक बात समझ में आती है कि महिलाएं 3 चीज ही चाहती हैं। पहला, जो कमा रही हैं उसमें बचत हो। दूसरा, जो पहन रही है यानी ज्वेलरी वगैरह जो पहन रही हैं उनकी कीमतों में कमी आए। और तीसरा, जो बचा रही हैं यानी सेव कर रही हैं उसमें उन्हें ब्याज ज्यादा मिले। लेकिन महिलाएं क्या कुछ सोचती हैं, क्या कुछ जानना, उसके बारे में भी एक बार आपको बता दें। देखिए, रोजमर्रा की चीजों में जो महंगाई है वो कम हो, ये महिलाओं की तरफ से सबसे अहम बात है, क्योंकि घर का बजट, घर का राशन उनको तय करना होता है और उसी हिसाब से पूरा महीना घर चलता है। जो खाद्य की वस्तुएं हैं उसमें जीएसटी की दरों में कटौती होनी चाहिए। गैस सिलेंडर की कीमतों में भी कटौती होनी चाहिए। अगर उज्ज्वला योजना को छोड़ दें तो उसके बाद की अगर हम बात करें, जो लोग बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आते उनको गैस की कीमतों के लिए अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है। कीमतों में कटौती, टैक्स स्लैब में बदलाव की भी बात कर रहे हैं, किराएदारों के लिए हितों की भी बात कर रहे हैं, टैक्स में राहत चाहते हैं, शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग में भी सपोर्ट चाहते हैं। इसके अलावा
जो महिला अपना एक नया व्यापार शुरू करना चाहती हैं, उसके लिए क्रेडिट कार्ड वो चाहती हैं सस्ते दाम पर। देखिए, ये सोना और चांदी जो है ना, वो महिलाएं पहनती हैं, और कहा यह जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो सोना है वो अमेरिका के पास है 8 मीट्रिक टन, लेकिन भारत की जो महिलाएं हैं उनके पास 35 है, हालांकि वो घरों में है इस समय। होम लोन पर ब्याज की कीमतें कम हो, महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस हो, ये वो तमाम बातें हैं जो हमारे देश की महिला इस बजट से चाहती हैं। लेकिन यह भी समझना होगा कि सरकार कई तरह की योजनाएं महिलाओं को लेकर लाई है। उनमें से कुछ योजनाओं को, बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार लेकर आई है, लेकिन उसमें से कुछ योजनाओं को आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले मिशन शक्ति जो योजना है, यह महिलाओं के लिए लेकर आया गया है। इस मिशन शक्ति का मतलब यह है कि महिलाओं को मजबूत बनाना। दूसरा, मातृवंदन योजना, यानी अगर कोई महिला गर्भ धारण करती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उस समय सरकार की तरफ से 5,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाते हैं पहले बच्चे पर। दूसरा बच्चा अगर बिटिया होती है तो कमोबेश यही रकम जारी रहती है। तीसरा है उज्ज्वला योजना, यानी गैस सिलेंडर की जो योजना है, जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो महिलाएं हैं, उनके घरों तक गैस पहुंचाने की यह योजना थी। करोड़ों घरों में रसोई गैस पहुंचा। मुद्रा योजना, मुद्रा योजना यह कहती है कि 10 लाख तक का जो लोन है वो महिलाओं को उनका अपना रोजगार शुरू करने के लिए, कोई उद्योग लगाने के लिए, कुटीर उद्योग लगाने के लिए सरकार देगी। महिला समृद्धि योजना, यह भी एक लोन का ही है, लेकिन यहां पर ऋण जो है वो बेहद कम लगता है, लेकिन 5 लाख रुपए तक महिला समृद्धि योजना के तहत आप ऋण ले सकते हैं। अगली योजना आपको दिखाते हैं, महिला कोष योजना। SC SC और इसके अलावा ST जो हैं, उनकी महिलाओं के लिए यह कोष योजना है। इसमें भी कम कीमतों पर, यानी कम ब्याज की कीमतों पर पैसे उपलब्ध होते हैं। लखपति दीदी योजना, इस योजना का मतलब यह है कि 10 लाख तक जो महिलाएं हैं उनको सरकार की तरफ से प्रमोट करना। महिलाओं को किस तरीके से लखपति बनाया जाए, उन पर सरकार काम कर रही है। ये चंद योजनाएं हैं। सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं जो हैं वो महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन क्या सब कुछ ये काफी है, या महिलाएं जो चाहती हैं वो उनको अभी तक नहीं मिल पा रहा? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ यामिनी जी हैं, यामिनी अग्रवाल अर्थशास्त्री हैं, और हमारे साथ मनीष गुप्ता जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मनीष जी, महिलाओं की तरफ से कई सारी बातें आपने सुनी, लेकिन 3 चीजें जिसको मैंने जिक्र किया कि महिलाएं जो कमाती हैं उसमें बचत हो, दूसरा महिलाएं जो पहनती हैं उसमें उनको राहत मिले, यानी सोना चांदी में राहत मिले, मेकअप के सामान में जो भी 12% GST लगता है उसको भी कम किया जाए, और तीसरी बात जो सबसे अहम है कि जो सेविंग अकाउंट्स हैं, जिस तरीके से सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज दिया जाता है उसी तरह महिलाओं को भी दिया जाए। नहीं, आपके तीनों ही जो है मुद्दे बहुत अच्छे हैं। यूं तो मैं ये कहूंगा कि महिलाओं और पुरुषों में आशीष जी कोई फर्क नहीं होना चाहिए, और फर्क हो भी क्यों भाई, हम सब जगह प्राथमिकता दे रहे हैं, टैक्सेशन में तो बराबर रखें। एक समय था जब महिलाओं को अलग से कुछ छूट मिलती थी कि लेडी है तो उसको इतना छूट अलग से दे दूं। मुझे लगता है वो तो मामला अब खत्म हो चुका। अब आते हैं कपड़े पर, पहनने पर। सोना चांदी, कपड़ा, ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, जूते चप्पल, इन सब पर रेट कम करने का स्कोप अभी सरकार के पास इस बजट में नहीं है। वो GST काउंसिल फैसला करेगी, तो यहाँ ये प्रश्न उठाने का कोई उम्मीद करने का लाभ नहीं होगा, क्योंकि GST में बचत यहाँ कुछ नहीं मिलेगी। अब आते हैं, आपने कहा सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट, ये वास्तव में एक अच्छा स्ट्रोक है। एक्चुअली जो व्यापार सा FD में डालते हैं, म्यूचुअल फंड डालते हैं, तो उनको तो फायदा मिल जाता है, लेडीज रह जाती है। तो सेविंग बैंक पे सरकार जो इंटरेस्ट है अगर उस पर छूट देना शुरू कर दे तो ये बहुत ही अलग बात होगी। या उसमें ऐसा कर दे कि भाई इतने अमाउंट तो 10,000 तक छूट मिलती है TT में, लेकिन जब नई रिजीम, तो नई रिजीम लाई थी कि ये टैक्स जारगन से मुक्ति मिले, तरह तरह की डिडक्शन, ये डिडक्शन, वो डिडक्शन, तो वापस वो सब मांगने लग गए। सरकार ने पहले ही 12-75 तक टैक्स फ्री कर दिया,
तो अब सरकार मुझे लगता है रोल बैक नहीं करेगी, अपने एजेंडे से वापस नहीं जाएगी। सरकार ये कर सकती है 12.75 की जगह 15 कर दे। क्योंकि आप देखिए लगातार जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट बढ़ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन का बड़ा जमाना बढ़ता जा रहा है, डिलीवरी से पेमेंट हो रहे हैं, तो ऐसे में जीडीपी बढ़ रही है, उससे सरकार को फायदा हो रहा अलग से। मार्केट बड़ा दिखता है तो सरकार डील करने में आसानी होती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कोई छोटी मोटी डिडक्शन पर काम नहीं होगा। 12 की जगह 15 लाख तक अगर टैक्स फ्री हो जाए तो महिला पुरुष सबका लाभ हो जाए, मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल नहीं, जाएगी। लेकिन मनीष जी आपकी अभी बातों ठीक से आप ऐसा देखिए। क्यों लगता है कि आप महिलाओं को राहत देने के बहुत ज्यादा फेवर में नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि महिलाओं को मदद नहीं चाहिए, मदद चाहिए मिडिल क्लास की महिलाओं को। क्योंकि हायर क्लास का तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और लोअर क्लास जो है वो 12 लाख कमाता ही नहीं है, तो उसे वो छूट मिलती, जरूरत ही नहीं पड़ती उस छूट को। तो जरूरत महिलाओं को नहीं, मिडिल क्लास में है। और मिडिल क्लास में भी बात ये है कि जो महिलाएं हैं उसमें से सिर्फ 15 से 20% महिलाएं काम करती हैं। तो मैं बिगर होराइजन की तरफ देख रहा हूं, मैं ज्यादा लोगों को लाभ मिले उसकी बात कर रहा हूं। और आप समझिए जिन छोटी छोटी चीजों को खत्म करके बड़ा बेनिफिट सरकार ने दिया, वो सरकार वापस वो दोबारा चीजें नहीं घुसाती, उससे फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। सरकार कहेगी 12 लाख 14 लाख कर देते हैं, 15 लाख कर देते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास में आपको एक बात बता दूं, 12 लाख के ऊपर की जो भी इनकम है ना, उस पर बेसिक से टैक्स लगता है। तो जो जिसकी इनकम 12,80,000 है ना, उसका तो कांड हो जाता है। इसलिए सरकार ये 12 लाख से 15 लाख कर सकती है। क्योंकि जैसे ही ये 15 करेगी, व्हाइट मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लैक मनी सर्कुलेशन से आउट होगा, जिसका फायदा ओवरऑल जीडीपी के बढ़ने से होगा। तो देश की ओवरऑल पोजीशन बनेगी। उससे क्या है, डील वगैरह में सरकार का बेनिफिट मिलता है। जैसे जो मदर ऑफ ऑल डील हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया का बड़ा मार्केट है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है, तभी तो शराब, वोटर, कारें, फार्मास्यूटिकल सब इंडिया तभी तो आएंगे। जब लोग महंगा आइटम लेना चाहेंगे, पैसे होंगे तभी तो लेंगे। तो ये सब बाइंग कैपेसिटी से होता है। और बाइंग कैपेसिटी जब आती है, जब आप मार्केट में जो सर्कुलेशन में ब्लैक मनी होता है उसे बाहर करके व्हाइट मनी को सिस्टम में ले आते हैं। ठीक है, यामिनी अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। यामिनी जी आपका बेहद स्वागत है। मनीष जी के भी आपने बातें सुनी होंगी, लेकिन यामिनी जी एक सवाल यह भी उठता है कि किचन का बजट जो है वो मेंटेन करना महिलाओं की जिम्मेदारी है और उसमें वो निपुण भी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से महंगाई की जो मार है किचन के मैनेजमेंट को या यूं कहें बजट को, उसने पूरी तरीके से बिखेर के रख दिया है या उलझा के रख दिया है। इससे क्या राहत मिल पाएगी क्या इस बजट में? जी देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि पिछले काफी समय से जो ओवरऑल महंगाई का दर है वो कम हुआ है। और जो चाहे वो जीएसटी की वजह से हो या फूड इन्फ्लेशन में हो, किसी भी वजह से है, जो ओवरऑल महंगाई का दर है वो फूड में भी और वो सामान में भी, बाकी जो फूड गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सभी में कम हुआ है। और जिसकी वजह से हमने ये भी कहा है कि डिफ्लेटरी इफेक्ट्स नजर आए हैं, और जिसके लिए सरकार ने कोशिश की है। यामिनी जी, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मैं जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूं, दोनों में फर्क है। ये देखिए, जमीनी हकीकत में भी ये सही है कि जो ओवरऑल फूड सरप्लस है वो आज की तारीख पे इतना अवेलेबल है कि लोग खरीद सकते हैं और उसे खा सकते हैं। और जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है उसमें भी अनाज बट रहा है। अगर वो रैशनलाइज की जाती हैं तो शायद दिक्कत नहीं हो। जिसका जो खर्च है, अगर हेल्थ केयर और एजुकेशन पे ज्यादा खर्च किया जाए तो लोग अपने आप कमा करके खा सकते हैं और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। जो बजट देखा जाए तो ओवरऑल ये जरूर देखते हैं कि जो महंगाई का दर है वो ज्यादा ना बढ़े। और ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सारी चीजें पॉजिटिव ही हैं, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ रेट हो, चाहे आपका फिस्कल डेफिसिट की पोजीशन हो, वो पॉजिटिव टेरिटरी में ही है, वो नेगेटिव उसमें नहीं है। कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक सर्कमस्टांस एट द मोमेंट, मतलब अभी जो अगर आप देखें तो वो सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए नजर आए हैं। और फिस्कल स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है, पर एक अच्छी ओवरऑल पोजीशन में है, जिसमें सरकार के पास डिस्क्रिशन है कि वो अपनी स्पेंडिंग, खासतौर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कैसे करके लोगों तक सहूलियत पहुंचा सके।
नहीं, एक सवाल ये भी उठता है यामिनी जी, अगर हम इन पूरी चीजों को देखें तो महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं, कई सारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें महिलाओं को कम कीमत पर ऋण दिया जा रहा है। कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जहां पर ब्याज नहीं है, लेकिन महिलाओं को मुख्य धारा में, खासकर अगर हम पिछड़े तबके की महिलाओं को की बात करें तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ और प्रयास की जरूरत है? जी देखिए, जेंडर बजटिंग आई थी, अभी सरकार लाई है, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें महिलाएं भी आगे रही हैं। अगर आपने रिपब्लिक डे परेड भी देखी हो तो उसमें जितने लोग जो है दिखा रहे थे कि जो इस देश को बनाते हैं, उसमें महिलाओं का जो योगदान था वो आगे रखा गया। साथ ही साथ जितने भी, अगर आप कहें खास तौर पे बैकवर्ड क्लास या लोअर क्लास, उनमें महिलाएं आगे आकर के कंधे से कंधा मिलाकर के हर उस काम को करती हैं जो एक मर्द करता है। खासतौर पे अगर हायर रैंक्स में देखें तो ऐसा नहीं नजर आता, पर लोअर रैंक्स में देखें या मिडिल रैंक्स में देखें तो महिलाएं अपने आप को कहीं पे पीछे नहीं समझती, किसी भी कार्य में, किसी भी चीज में करने में। ये अलग बात है कि जो बैलेंसिंग है वो वर्क की और हाउस होल्ड की होती है, जिसमें महिलाएं अपने आप को सशक्त समझती हैं, जो बैलेंस कर पाती हैं और दोनों तरफ से उनका ध्यान रख करके आगे बढ़ पाती हैं। आज की तारीख में महिला हर क्षेत्र में है और लीडिंग पोजीशन पे अगर आप देखें तो महिलाएं हैं। ठीक है मनीष जी, आप पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हैं यामिनी जी की बात से? कि मैं शायद उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मुझे लगता है सरकार जो छूट दे रही है वो ये देख के नहीं देती है कि किसको जरूरत है किसको नहीं है, वो ये देख के देखती है कि उनकी पॉलिसी क्या है, वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। तो मुझे लगता है छोटी छोटी 50 छूट देने की जगह एक बड़ी छूट दे देना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। कई इतनी सारी योजनाएं चलाने से अच्छा अगर एक योजना जिसमें अच्छी खासी छूट हो तो वो ज्यादा बेहतर है, उसमें सभी तबका जुड़ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। वो सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों हो, मेरा इसमें प्रश्न ये है। देखिए, देश पहले ही अलग अलग जाति में बंट रहा है, धर्म में बंट रहा है, अब जेंडर में और बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इसको और बेहतर और अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। एक और मनीष जी सवाल ये भी उठता है ना कि जो कुटीर उद्योग हैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा चले जरूर हैं लेकिन पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो इन कुटीर उद्योगों को बढ़ावा के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे इन्हें और ज्यादा मजबूत किया जाए? देखिए, कुटीर उद्योग और एमएसएमई के लिए बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी लाई हुई हैं। वो बात अवेयरनेस बढ़ाने की है। भाई, उनका पैसा अगर रुक जाए तो लोगों को पेनल्टी लग जाए, उसको इंटरेस्ट देना पड़े, केस फाइल हो जाए, इनकम टैक्स में डिसअलाउ, ऐसे ऐसे प्रोग्राम है कि एमएसएमई का और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का पैसा आप रोक नहीं सकते, उनके लिए बहुत योजनाएं हैं। बात यह है, सरकार इस समय लगातार इस प्रयास में, आज भी दिल्ली सरकार की एक न्यूज थी कि सरकार लगातार मनी पंप कर रही है। जिसको लोन चाहिए 10 करोड़ तक का लोन फ्री है, और 10 करोड़ तक का लोन अगर फ्री हो रहा है इसका मतलब है वो सरकार चाहती कि व्यापार करे। आप याद करिए जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें 1 करोड़ रोजगार देने हैं, जिसको उन्होंने 1 करोड़ नौकरी पर ला दिया राजनीतिक लोगों ने, तो वो इसी तरह की बात कर रहे हैं कि अगर हमने 5 लाख लोगों को, अगर हमने ये कहा कि भाई आपको इतना सुदृढ़ बना रहे हैं कि आप 10 से 20 लोगों को रोजगार दो, तो वो 5 लाख लोग ऑन एन एवरेज 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, अब उसमें नए कितने होंगे, पुराने कितने होंगे, वो है। अब महिलाओं की बात आती है तो मैं एक बात बोलता हूँ, तो गिग वर्कर हैं, जो डिलीवरी वाले बॉयज हैं, इनके लिए, या घर में जो काम कर रही है महिलाएं, जो आपके मेरे घर में, यामिनी जी के घर में जो महिलाएं काम करती हैं, हाउस डोमेस्टिक हेल्प लोग काम करते हैं, जिनको कोई पीएफ और ईएसआई का सिस्टम नहीं है, उनके लिए कोई सिंप्लीफाइड ईएसआई बना दी जाए ना। मेरे इस बात में दम है, इसका मुझे लगता है कि यामिनी जी अभी इस बात से सहमत होगी। यामिनी जी, आप भी इस बात से सहमत है क्या, मनीष जी जो कह रहे हैं? मैं अपनी बात जी पूरी देखिए, करूंगा। आयुष्मान योजना उन्हीं के लिए आई है, और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो पेंशन तक की सुविधाएं इस सरकार ने लाई है। आयुष्मान योजना जिस
जैसे हमने बात की, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो उसके अंदर आती हैं, जिसमें 5 लाख तक का कवर है। अगर आप एक जनधन योजना में अपना बैंक अकाउंट भी खोलते हैं तो उसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप श्रम योजना की बात करें, पीएफ की बात कर रहे हैं योजना यामिनी है, जी, मनीष जी पीएफ की बात कर रहे थे। मनीष जी प्लीज अपनी बात पूरी करिए ताकि मैं वही कह रही हूँ, जो श्रम योजना है। सुबह लेडी काम करने आती है, वो सुबह 1 घंटा काम करती, शाम को 1.5 घंटा काम करती, 2.5 घंटे काम करती, 5,000 रुपए लेती है मेरे से। अब उस 5,000 लेने वाली महिला को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हम उससे ये उम्मीद नहीं करते कि वो पीपीएफ जमा कर ले, हम उससे ये उम्मीद नहीं करते कि वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड उनके लिए भी है। मैं कहता हूँ उसके लिए कोई भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल सकता है 500 रुपए के साथ। मैं सोचता हूँ ऐसा कोई पीपीएफ की सुविधा उनको भी है। मनीष जी मेरी बात सुनिए, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। सुविधा भी है और एक श्रम योजना सरकार ने यामिनी खोली है जी, जिसमें यामिनी जी, 3,000 रुपए 30 सेकंड। 60 साल के बाद उन्हें मिलेगा अगर वो उस योजना में करती हैं, जिसमें रिक्शा वाले से लेकर के कोई आसपास कोई भी काम करता है, वो सब पीपीएफ की सुविधा वो भी ले सकती है, जाकर के बैंक में खोल सकती ठीक है, ठीक कोई है, भी खोल सकता है, एक बच्चा भी खोल सकता है। ठीक है। मनीष जी 30 सेकंड, फाइनल कमेंट एंड अप करूंगा प्लीज, 30 सेकंड। मेरे ख्याल से एक तरफ तो जनरलाइज्ड बेनिफिट बनना चाहिए मिडिल क्लास के लिए, वहीं दूसरी तरफ जो छोटे लेवल के लोगों के लिए डायरेक्ट टू होम, बिल्कुल उनके घर जाके उनके लिए कोई फैसिलिटी, जैसे उनके बैंक अकाउंट घर जाके खुलने लगे, उसी तरीके से उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी, उनके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट की व्यवस्था सरकार को करनी ही चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कम से कम रिटायरमेंट बेनिफिट की व्यवस्था जो है उस पर सरकार को मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका और यामिनी जी आपका, 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा बजट 2026 में। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम आपसे दोपहर 2:30 पर रूबरू होंगे किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।